हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हो गया है सैटरडे और सैटरडे को हम मोस्टली स्टडी करते हैं एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर। तो आज सैटरडे इसलिए हम जो कल पेपर हम लोग ने सॉल्व किए थे वो आज नहीं करेंगे। हम मंडे को उसको आगे कंटिन्यू करेंगे वो सीरीज़ प्रैक्टिस सेट सी की। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट पेपर एनटीए यूजीसी नेट का। तो चलिए सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। और जहाँ तक लाइव क्लास की बात है, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था नेट की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास अभी स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। तो फिलहाल ऑनलाइन ही क्लास अभी चलती रहेगी और लाइव क्लास की जो भी डेट है और टाइमिंग है, जब भी फाइनल होगा मैं आपको बाय पोस्ट बताऊँगी। तो चलिए स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ एक बार मैं थैंक्स कहना चाहूँगी जिन लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट करके मुझे उत्तर दिए हैं। तो यहाँ प्रिया, बोध और इसके बाद पवन कुमार और इसके बाद मोहन जी यहाँ पे हैं। तो आप सबके मैंने कमेंट्स देख लिए हैं और इन क्वेश्चंस के उत्तरों को हम जानेंगे मंडे की क्लास में। तो फिलहाल मैं आप सबको थैंक्स कह देती हूँ, आपने मेहनत करके आंसर्स निकाले हैं उसके लिए। तो चलिए अपनी क्लास में चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने पेपर पे और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कोई भी एक अनुदेशन सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो उसमें ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, तर्कशास्त्र का विकास व्याख्या विधि द्वारा हो सकता है। ये बिल्कुल ही गलत है। तर्कशास्त्र का विकास व्याख्या द्वारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट भी बी देख लेते हैं, ज्ञान का विकास व्याख्या विधि द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी देख लेते हैं, व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। व्याख्या में हम एक साइड से ही बोलते हैं और दूसरा सामने वाला केवल सुनता है। व्याख्या विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं, तो इसमें छात्र की कोई भी सहभागिता नहीं होती है, बिल्कुल निष्क्रिय देखे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। तो उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। और आपको जहाँ तक न्यूज़ में पता ही चला होगा, शिक्षण नीतियों में काफ़ी कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। खैर ये समय नहीं था ये सब काम करने का सरकार की तरफ से, अभी तो कोविड-19 की तरफ ही ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी जानकारी पूरी तरह से विस्तृत रूप से जल्द ही हमें पता चलेगी। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन हमारा सही हो रहा है वो है ऑप्शन बी, वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। यानी कोई भी परीक्षण जितना वैध होगा वो विश्वसनीय माना जाएगा, इसलिए वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? तो जो मूल्यांकन को इंगित कर रहा है वो हो जाएगा, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पाए हुए, एक मिनट, हाँ, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पाए हुए। तो ये जो इंगित करता है वो मूल्यांकन को इंगित करता है कि उसने लास्ट में प्रथम श्रेणी
प्राप्त की। अब अनुसंधान अभिक्षमता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। वैसे इन टॉपिक से हर एक यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसका क्वेश्चन है, शोध वह व्यक्ति कर सकता है। तो कौन सा व्यक्ति शोध कर सकता है? तो शोध वही कर सकता है जिसमें सोचने की, तर्क करने की क्षमता है, तो वो ही व्यक्ति शोध कार्य में जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग जो हिस्ट्री की पेपर की स्टडी करते थे, वो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसकी डिटेल स्टडी अभी बाकी है। उसका हम एनालिटिकल स्टडी करेंगे हर एक क्वेश्चन का, तो वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है, तो इसमें उत्तर बन रहा है हमारा उपयुक्त सभी के सभी हमारे सही है। ए कहता है शोध के उद्देश्य को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं, सही बात है। फिर बी है शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होती है, ये भी सही है। और विचलन समस्या का स्रोत है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शोध विधि नहीं है? तो जो शोध विधि नहीं है वो है दार्शनिक। ये शोध विधि के अंतर्गत नहीं आता है। अवलोकन, ऐतिहासिक सर्वेक्षण, सर्वे आपने देखा ही होगा, ऐतिहासिक अध्ययन हम लोग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, और अवलोकन मतलब कि परसेप्शन। तो इन सब की हम एक शोध की विधियां कह सकते हैं, लेकिन दार्शनिक कोई भी एक विधि के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9, शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो शोध को वर्गीकृत किया जाता है, यानी विभाजित किया जाता है, किस तरह से? तो मूल प्रयोग, मूल प्रायोगिक और क्रियात्मक शोध। फिर संख्यात्मक, किसी किसी में स्टैटिस्टिक होता है। गुणात्मक शोध में हम डिवाइड कर सकते हैं दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, प्रायोगिक शोध में। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शोध का प्रथम सोपान है। तो शोध का प्रथम सोपान है समस्या का चयन। समस्या सबसे पहले हमको चुनना पड़ता है, तभी हम उस पर शोध कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अभी आ जाता है पैरा का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है पैरा का क्वेश्चन, अध्ययन बोध जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और 11 से 15 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए एक बार हम पैरा पढ़ लेते हैं। करीब 3 दशकों तक हीरोइन के चपेट पेड़ की आभूषण जड़ित नाभियों के इर्द गिर्द सिमट रहने के बाद मुंबईया फिल्म उद्योग भारतीय मूल की जोशीले गुरिंदर चड्ढा के बल्ले बल्ले के साथ भारत खुद अपनी तलाश में जुट गया। 4 प्रमुख निर्देशकों की 30-30 करोड़ रुपए से अधिक बजट वाली और शीघ्र ही रिलीज होने वाली 4 फिल्मों में यह जानने की कोशिश की गई कि हम कौन हैं। दूसरों को भी पुनः परिभाषित किया गया। यह बुनियादी प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढने से शोसेबाज लोग कतराते हैं। यह ऐसे सवाल भी हैं जो रोशनी मध्यम होने और प्रोजेक्टर चलने के साथ ही दर्शकों को बांध देता है। एक राष्ट्र राज्य के रूप में हम हैं कौन? एक कौन से रूप में हम कहाँ जा रहे हैं? जर्मनों ने इसके लिए एक शब्द इजाद किया, जाइटगिस्ट। यश चोपड़ा शायद उसका उच्चारण भी ना कर सके, परंतु 72 वर्षीय चोपड़ा ही ऐसे व्यक्ति थे जो इसे बखूबी दर्शा सकते हैं। भारतीय मूल के लोगों को पर्दे पर 1991 के लम्हे में दिखाने वाले पहले फिल्मकार का दर्जा हासिल करने के बाद वे नई फिल्म वीर जारा में अपनी जड़ों की ओर लौट आए हैं। यह फिल्म 1986 के दौर पर आधारित है, जिसमें पाकिस्तान को जो पाकिस्तान रूप में पाया है
वह हिस्सा जो अलग हो गया प्रेमी और उद्धारकर्ता के रूप में दिखाया गया है। 1947 के दौर पर आधारित सुभाष घई की किसान में पराये के रूप में एक अंग्रेजी महिला को दिखाया गया है। वह कोई मेम साहब नहीं बल्कि महबूबा है। केतन मेहता दी राइजिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज असंख्य लोग को सताने वाला दुष्ट नहीं, जो ज्वेल इन ए क्राउन को लेकर कर्मा तक फैला हुआ है। बाकी इज्जतदार दोस्त हैं। वस्तुतः मनोज कुमार की देश की धरती एक अलग फिल्म है। उनमें संस्कृति है, विवादास्पद राजनीति नहीं, बल्ले बल्ले है, बॉब्ज नहीं, दूरियां नहीं, दूरियां नजदीकियां हैं। ये चारों फिल्म हीरो और हीरोइन का एक नया चेहरा प्रस्तुत कर रही है। इन नए हीरो में कमजोरियां हैं। वह संवेदनशील है, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, लेकिन असफलता से डरता नहीं। वह युवक कम पुरुष ज्यादा है, उसका नाम भी परिपक्वता का प्रतीक है। वीर जारा में प्रताप सिंह और स्वदेश में मोहन भार्गव। नई हीरोइन कोई कम सिन शोक हसीना नहीं है, बल्कि पारंपरिक पंजाबी लिबास में ठेठ भारतीय काया वाली बेबे है, जैसे कि गुरिंदर चड्ढा की ब्राइडल एंड प्रेजुडिस में दिखाती है। तो ये फिल्म पर आधारित एक पैरा दे दिया गया है इस दिसंबर 2006 के पैरा वाले क्वेश्चन में, और इसी पर आधारित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। ये पहली बार ऐसा पैरा आया हुआ है लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यश चोपड़ा किस शब्द को बोलने में समर्थ नहीं हो सके? तो ऊपर शब्द दिया ही गया है, कौन सा शब्द है? वो शब्द था जाइटगिस्ट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1991 के लम्हे किसने बनाई थी? 91 की लम्हे किसने बनाई थी? तो लम्हे बनाने वाले कौन थे? यश चोपड़ा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मनोज कुमार से कौन सी फिल्म संबंधित है? तो मनोज कुमार से जो फिल्म संबंध रखती है वो हो जाएगा देश की धरती। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यश चोपड़ा की नवीनतम फिल्म कौन सी है? यानी ये दिसंबर 2006 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्म थी, और इसी के अकॉर्डिंग ये पैरा भी आया है, उसी समय आई होगी फिल्म, तो उसी पर आधारित है। तो कौन सी फिल्म है? इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो बन जाएगा वीर जारा। वीर जारा में हीरोइन की ड्रेस क्या है? तो वीर जारा में हीरोइन की ड्रेस रखी गई थी परंपरागत पंजाबी कपड़े। निम्नलिखित में से किसको मौखिक संचार कहा जा सकता है? तो मौखिक संचार जिसे कहा जा सकता है वो है, प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में लेक्चर दिया, इसे हम मौखिक संचार कहेंगे। भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है? तो व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है? तो ये हो जाएगा NDTV 24। फिर अभी पिक्चरों पर आधारित पैरा नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी संस्कृति पर आधारित बहुत से आते हैं पैरा, जैसा कि हमने स्टडी किया है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले के जो ओल्ड पेपर हैं उनको जरूर वॉच करें। क्वेश्चन नंबर 18, संचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संचार से जो संबंधित कथन दिए गए हैं और नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है? जो सही है उसी को हमें चूज करना है, बाकी सभी छोड़ देने। तो हम सीधे सही उत्तर पे चलेंगे। जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 1 और 3। देख लेते हैं। 1 कहता है, हेमा मालिनी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडियन
हेमा मालिनी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया की अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद 3 नंबर, शर्मिला टैगोर ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष है, ये भी सही है। ये अकॉर्डिंग टू 2006 से पूछ रहा है, इसलिए ये माइंड में रख के चलिए, पुराना पेपर है। अभी जो क्वेश्चंस आएंगे आज के अकॉर्डिंग आएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं हो रहा है वो है बरखा दत्त न्यूज चैनल, बाकी सभी सुमेलित हैं। एन राम द हिंदू, प्रणय राय एनडीटीवी और प्रभु चावला आज तक। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, इस सूक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस सूक्ति का प्रयोग किया जाता है हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर तर्क और गणितीय तर्क सहित यहाँ पे उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 8, 24, 12, x 18, 54 अंक श्रृंखला दी गई है। तो लुप्त संख्या यानी x का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो हमारा उत्तर जो इसमें बन जाएगा वो हो जाएगा C 36। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। यदि a का मूल्य 5 है और b का मूल्य 6 है, c का मूल्य 7 है, d का मूल्य 8 इत्यादि है, तो निम्नलिखित संख्याओं का मूल्य क्या होगा? तो ये संख्याएं दी गई हैं, उनकी जगह ये नंबर्स रख के आपको उसका मूल्य निकालना है। तो हमारा जो उत्तर इसमें बन रहा है वो हो जाएगा बी MOPED। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पहले समुच्चय के अक्षरों में एक विशिष्ट संबंध है, इस संबंध के आधार पर दूसरे समुच्चय के लिए सही विकल्प कौन सा है? तो दूसरा समुच्चय कौन सा होगा? तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी OPW। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी कूट में PAN को 31 के रूप में लिखा जाता है और PAR को 35 के रूप में लिखा जाता है। इस कूट में PAT के लिए क्या लिखा जाएगा? PAT नया एक नंबर दे दिया गया है, तो इसको हम नंबरिंग में किस तरह से लिखेंगे? तो इसका जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया गया है। यदि उसकी परिधि 52 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो सबसे छोटी भुजा की जो लंबाई होगी वो होगी ऑप्शन डी 12 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है युक्ति संगत तर्क और क्वेश्चन नंबर है 26। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्णतः निरर्थक है, यानी पूरी तरह से बेकार है, निरर्थक है? हाँ, ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला दे रहा है वह कुंवारा था किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है। वह कुंवारा है किंतु उसने हाल में विवाह किया है। एक मिनट, ये तो दोनों ही सेम हो रहे हैं। वह कुंवारा था, वह कुंवारा था, सॉरी, हाँ, वह कुंवारा था, वह कुंवारा है इसमें बोल रहा है किंतु उसने हाल में ही विवाह किया है। कुंवारा है ये गलत हो रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं, था और है का डिफरेंस आ रहा है। और जब उसने विवाह किया था तब वह कुंवारा नहीं था, और जब वह कुंवारा था तब वह विवाहित नहीं था। तो हमारा उत्तर इसमें ऑप्शन बी बन जाएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परस्पर व्याघाती है? तो कौन सा कथन व्याघाती बन रहा है? तो वो बन रहा है ऑप्शन बी 1 और 3। सभी फूल सुवासित नहीं होते, और नंबर 3 कह रहा है कोई भी फूल सुवासित नहीं होता है। तो व्याघाती मतलब एक दूसरे के विपरीत
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही बात कहते हैं, यानी निम्न में से कौन से कथन एक ही बात कहते हैं, एक जैसे बात कह रहे हैं। इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ कूट के माध्यम से हमको उत्तर देना है। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा, एक मिनट, ये उत्तर हमारा बन जाएगा ये वाला, ऑप्शन बी। एक बार देख लेते हैं। 2 3 4 और 6। मैं एक अध्यापक हूँ, विनोद द्वारा कहा गया। फिर तीसरा नंबर कहता है कि मेरा पुत्र एक अध्यापक है, विनोद के पिता द्वारा कहा गया। फिर नंबर 4 है मेरा भाई एक अध्यापक है, विनोद की बहन के द्वारा कहा गया। फिर नंबर 6 है मेरा इकलौता शत्रु एक अध्यापक है, विनोद के इकलौते शत्रु द्वारा कहा गया। तो ये सारे कथन एक ही है, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा 2 3 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क ढंग से सही है, यानी कि तर्क सही दे रहा है कौन सा। तो इसमें जो हमारा तर्क सही हो रहा है वो देख लेते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं सीधे सीधे आपको सही उत्तर ही बताऊंगी, क्योंकि वो सारा का सारा वो करने में बहुत टाइम लग जाएगा, रीड करने में। 3 और 4 है इसमें। ए और बी के समान है, बी सी के समान है, अतः ए सी के समान है। यदि सभी असत्यवादी हैं तो हम इसे कभी सिद्ध नहीं कर सकते। तो हमारा उत्तर इसमें ऑप्शन ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होते हैं, यानी सदैव सत्य ही होते हैं, वो गलत नहीं हो सकते हैं। तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 2 नंबर, लकड़ी का मेज मेज नहीं होता। एक मिनट, लकड़ी का मेज मेज नहीं होता। यहाँ क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सदैव असत्य होते हैं, असत्य होते हैं। लकड़ी का मेज मेज नहीं होता, ये असत्य की बात कर रहा है, हमने सत्य पढ़ लिया था। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा बन रहा है ऑप्शन 2, लकड़ी का मेज मेज नहीं होता, ये बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक जो क्वेश्चंस हमें देखने हैं, आंसर्स देने हैं, वो इस पर आधारित है। निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए 31 से 33 तक। तो ये दिया गया है, ये कंपनी दी गई है और यहाँ पे दिया गया है प्राप्त लाभ का प्रतिशत। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिशत कितना लाभ मिला है। तो यहाँ पे आप इसे स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। वर्ष 2000 का दिखा रहा है और 2001 का दिखा रहा है। तो आप इसे पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 2000 में निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। तो सर्वाधिक लाभ जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, यानी एफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे हाई में गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने न्यूनतम प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। न्यूनतम प्रतिशत लाभ प्राप्त किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 2000 एवं 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक औसत प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। सर्वाधिक औसत प्रतिशत लाभ प्राप्त किया है, ऑप्शन ए हमारा, यानी एफ करेक्ट होगा। इसके बाद आ जाते हैं आईसीटी पे, सूचना एवं संचार पे। क्वेश्चन नंबर 34। विश्व स्तर पर प्रत्येक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो ये प्रकाशन किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। ए बी सी और डी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और उनकी कक्षा द्वारा प्राप्त अंकों को दिया गया है। तो यहाँ पे अंक दिए गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, अंकगणितीय औसत दिया गया है, और कक्षा ए, कक्षा बी, कक्षा सी और डी है।
तो इसके आधार पर यहाँ पे उत्तर देना है। इसमें जो हमारा उत्तर निकल रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए 32। क्वेश्चन नंबर 36, LAN यानी लैन संबोधित करता है। तो लैन किसे संबोधित करता है? तो लैन संबोधित करता है, ऑप्शन बी होगा लोकल एरिया नेटवर्क को। लैन, एल से लोकल, ए फॉर एरिया और एन फॉर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन हमारा करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडर्न ऑनलाइन सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और इसके विपरीत बदलता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर की जो उपयुक्त परिभाषा मानी गई है वो है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गुणात्मक और संख्यात्मक जानकारी को संग्रहित, पुनः प्राप्त और तीव्र गति से सही संसाधित कर सकता है, यानी प्रोसेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी के सभी सम्मिलित हैं। ऑनलाइन सीखना और EDUSAT के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड से सीखना, तो ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से ईमेल के URL का कौन सा प्रारूप उपयुक्त है? कौन सा फॉर्मेट उपयुक्त है? तो www@mail.com ये हमारा सही होगा। अब जन संचार के क्वेश्चन देख लेते हैं। जन एवं पर्यावरण के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ज्वालामुखी उद्गार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति हुई। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा द्वीपों के धंसने से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो रहा है वो द्वीपों के धंसने से है। 41 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया ही है www@mail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, महासागरीय जल CO2 के सामान्य वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन के साथ समुद्रिक स्तर में उत्थान होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 और यहाँ पर सूची दी गई है, सूची को आपस में हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले दिया है न्यूट्रल। न्यूट्रल को हम कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन बी से 7 से। और मामूली औजल इसको हम करेंगे ए से 5 से। फिर क्षार को हम करेंगे 8 से। और हानिकारक को हम कर देंगे सी से। इस तरह का वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, ये साइंस का क्वेश्चन हो जा रहा है। और पीएच मूल्य ये सब आएगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषण का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है। तो सर्वाधिक उत्सर्जन होता है जल वन द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नगरीय प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों में वायु, तो रात्रि में नगरों में वायु क्या होता है? ये होता है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमे रहती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
बहुत रिपीट भी होता है, इसलिए ध्यान से करिए। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था में स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये संरक्षण प्राप्त होता है अनुच्छेद 29 से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 और संस्थाएं दी गई हैं, कार्य दिए गए हैं, इन्हें आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जा रहा है संसद। संसद को हम करेंगे ऑप्शन सी से बजट का निष्पादन, फिर CNAG ये हम कर देंगे आय की औचित्य से यानी ई से, फिर आगे आ जाता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय को हम करेंगे बजट का अधिनियम से, और व्ययकारी विभाग करेंगे ए से, यहाँ पे बजट निरूपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। नीचे चयनित IAS प्रोबेशनर को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। तो इन विवादों का निपटारा होता है भारत के उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स कल है संडे, और संडे को जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं CTET के ओल्ड पेपर। इस समय मैं बाल विकास और पर्यावरण से संबंधित ही पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो संडे को आप कनेक्ट हो सकते हैं। संडे को इवनिंग में ही मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। और जहाँ तक लाइव क्लास की बात है, अभी कुछ एक हफ्ते के बाद इस पर हम काम करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं एक बार दिखाना चाहूँगी प्लेलिस्ट। आपको यहाँ पे 6 to यानी 650 के आसपास आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। ज़्यादातर में वीडियोस हिस्ट्री पर बेस्ड होते हैं, तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो। इसके अलावा ओल्ड पेपर डिफरेंट ओल्ड पेपर मैं ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ओल्ड पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें दिशा मिल जाती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और हिस्ट्री के जो पेपर्स हैं वो जल्द ही हम सॉल्व करने वाले हैं एनालिटिकल वे में, तो उसको हम विस्तार से स्टडी करेंगे और उसकी सीरीज़ में जल्द ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।